गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने अभिप्रेरणा का अर्थ, उसकी परिभाषा और विशेषताओं के बारे में जाना था और आज की क्लास में हम दो टॉपिक इसके पढ़ेंगे। पहला हम मोटिवेशन की प्रोसेस हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो अगर प्रक्रिया की बारे में बात करें, माने मोटिवेट कोई भी व्यक्ति कैसे होता है, मोटिवेशन की जो प्रक्रिया है उसके विभिन्न जो चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, अब इसके बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट जो हमारा स्टेप है मोटिवेशन का, वह है असंतुष्ट आवश्यकता, अनसेटिस्फाइड नीड। आप सभी जानते हैं कि हमारी सभी की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं जो कभी भी पूरी नहीं होती आवश्यकताएं हमारी। आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है आपने कि जो नीड आपकी है वो अनलिमिटेड होती हैं। आवश्यकताएं जो है वो आपकी असीमित है, कभी भी पूरी होती नहीं है। आवश्यकताएं हमारी छोटी बड़ी बहुत सारी आवश्यकताएं हमारी होती हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मोटिवेशन जो आता है किसी काम को करने का जो प्रेरणा आती है वो आती है आवश्यकता से। माने हमें आवश्यकता है किसी चीज की, तभी हम कुछ काम करेंगे। तो उस आवश्यकता को हम जितना ज्यादा महत्व देंगे, हम हमारे जो एफर्ट्स हैं वो भी उतने ही जो है अच्छे, उतने ही कारगर। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा वो यही है कि हमारी कोई ना कोई आवश्यकता क्या है, वो असंतुष्ट है, अनसेटिस्फाइड है हमारी नीड, तभी हम उसको पूरा करना चाहते हैं। तो पहला कदम है ये। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या हुआ, तनाव, टेंशन। जब हमारी कोई नीड सेटिस्फाइड नहीं होगी तो तनाव रहेगा, हमारे उसको सोचते रहेंगे उसी के बारे में कि ये जो हमारी आवश्यकता है ये हमारी किस प्रकार से पूरी हो सकती है। जब तक वो आवश्यकता हमारी पूरी नहीं होगी, वो नीड हमारी सेटिस्फाइड नहीं होगी, तब तक हमारा जो माइंड है वो उसी के तरफ डाइवर्ट रहेगा, उसी के बारे में हम सोचते रहेंगे। इसी को हम तनाव कहते हैं, इसी को हमें टेंशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप है तीव्रता, ड्राइव्स। अब जब टेंशन रहेगी, माने हम सोचते रहेंगे, हम एक ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के बारे में, एक ही चीज के बारे में सोचते रहेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा, ये समझ में आ जाएगा, हम ये सोच लेंगे, योजना बना लेंगे कि हमें करना क्या है। माने प्रयास क्या करने पड़ेंगे हमें ताकि वो काम हमारा हो जाए, वो आवश्यकता हमारी संतुष्ट हो जाए, टेंशन हमारी दूर हो जाए। इसलिए इसको ड्राइव्स कहा गया। हमारी ये हमें ड्राइव करती है कि भी हम जो है ढूंढे हम कि हमारी आवश्यकता कैसे संतुष्ट हो सकती है। आप सभी ने जो है बचपन में एक प्यासे कौवे की कहानी आपने सुनी है कि भी एक कौवा होता है, उसको प्यास लगी। अब उसको प्यास लगी है तो उसकी जो नीड है वो अनसेटिस्फाइड है, आवश्यकता उसकी पूरी नहीं हुई है ये, तो वो टेंशन में रहता है, मतलब सोचता रहता है यार पानी कहाँ मिलेगा। अभी ऐसे ही सोचता सोचता जो है वो इधर से उधर फिरता रहता है और फिर क्या होता है, जब वो ढूंढता रहता है, वो एफर्ट्स करता रहता है, प्रयास करता रहता है। प्रयास करने जरूरी है। वो एक जगह नहीं बैठ गया था, अगर वो एक जगह बैठा रहता है ऐसे ही अपने आप पानी आ जाएगा तो नहीं मिलता उसको। वो इधर गया उधर गया, देखा अभी कहीं मिल जाए तो उसने एफर्ट्स करे। इसी को हम तीव्रता कहते हैं, इसी को हम ड्राइव्स कहते हैं। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट हमारा खोज व्यवहार, सर्च बिहेवियर। वो ढूंढता फिर रहा उसको, तो उसको क्या हुआ, उसको फिर जो है एक मटका लगा लो, जग लगा लो, एक बर्तन दिखाई देता है जिसमें कि कुछ पानी होता है, लेकिन वहां तक भी जो है उसकी चोंच नहीं जा पाती। तो फिर वो क्या करता है, फिर और सोचता कि हम क्या करें। फिर वो इधर उधर से जो है छोटे छोटे जो है पत्थर उठाना शुरू करता है, उसमें डालता है, वो पानी जो है ऊपर आता जाता है उसका लेवल, फिर आखिर में वो पी लेता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नीड सेटिस्फाइड, माने उसकी जो आवश्यकता है वो क्या हो जाती है, अंत में संतुष्ट हो जाती है। किसके कारण हुई आवश्यकता संतुष्ट हुई, वो उसने जो प्रयास किए थे ना, जो उसने खोज व्यवहार करी थी, उसने उसकी नीड को क्या करा, सेटिस्फाई करा। और उसके बाद क्या हुआ, तनाव से मुक्ति, टेंशन उसकी दूर होगी, प्यास बुझ गई उसकी। लेकिन हमने इसको प्रक्रिया क्यों कहा, फिर अब खत्म हो गया ना हमारा तनाव से मुक्ति, मिल गई उसको, नहीं। क्या प्यास उसको एक बार ही लगेगी, दोबारा फिर लगेगी, उसको भूख भी लगेगी। तो आवश्यकताएं जो मनुष्य की है वो
अलग अलग आवश्यकताएं होती रहती है, आवश्यकताएं कभी भी पूरी नहीं होती, मैंने पहले ही कहा आपको। तो हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए फिर से टेंशन, फिर से ड्राइव्स, फिर से हमारा सर्च बिहेवियर, फिर से नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, फिर हम तनाव से मुक्त हो जाएंगे, फिर नई टेंशन आ जाएगी। तो टेंशन कभी दूर नहीं होगी। तो ये प्रक्रिया जो हमारी है ये हमारी चलती रहेगी। इसलिए मैंने कहा था आपको लास्ट वीडियो में भी कि जो अभिप्रेरणा है ना, वो बाहर से तो सिर्फ हमें एहसास कराते हैं, वो तो हमारी आंतरिक अनुभव है। हमें ही पता जब चल जाता है कि ये आवश्यकता हमारी जो है संतुष्ट नहीं है, तो उसको संतुष्ट करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, और इसीलिए हमारे जो उद्देश्य है पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ अगर जाएं हम, अभिप्रेरणा के महत्व के बारे में जाने, इसकी इंपोर्टेंस के बारे में अगर जाने, तो जो अभिप्रेरणा है उसको जो मैनेजमेंट है, प्रबंध के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों, पहली यूनिट में आपने पढ़ा था। प्रबंध का हृदय माना जाता है अभिप्रेरणा को, माने इसके बगैर जो है प्रबंध जीवित रह ही नहीं सकता, क्योंकि प्रबंध माने कर्मचारियों से कार्य लेना, और कार्य कब करेंगे वो, जब वो मोटिवेट होंगे, वो अभिप्रेरित। तो पहला हमारा महत्व है निष्पादन स्तर में सुधार, इंक्रीज इन द परफॉर्मेंस लेवल। जो काम वो कर रहे हैं, मानो पहले कोई आदमी जो है 10 यूनिट बना रहा था तो वो 15 बनाने लग जाता है, माने ज्यादा काम वो करना शुरू कर देते हैं, अपनी पूरी कैपेसिटी का प्रयोग वो करना शुरू कर देते हैं। कर्मचारियों की नकारात्मक मनोवृत्ति बदलने में सहायक। कई बार कर्मचारियों की जो प्रवृत्ति है, मनोवृत्ति है, वो नेगेटिव हो जाती है कि आप छोड़ो ना, काम नहीं करना, काम तो चल ही रहा है ऐसे ही, तो वो काम नहीं करना चाहते हैं, वो आराम करना चाहते हैं और पैसे ज्यादा लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। जब हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनको एहसास कराते हैं कि अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगे, अगर वो ज्यादा काम करेंगे, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, उसकी सेल इंक्रीज होगी, और एट लास्ट प्रॉफिट इंक्रीज होगी। और डेफिनेटली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली साउंड है, माने उसके पास ज्यादा प्रॉफिट है, तभी जो है वो उसमें से कर्मचारियों को भी वेजेस दे सकता है, सैलरी दे सकता है। माने ऑर्गेनाइजेशन के फायदे में ही कर्मचारियों का फायदा है। कहते हैं ना, हाथी के पांव में संतरा पांव। तो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा अगर होगा तो डेफिनेटली कर्मचारियों का भी फायदा होगा। तो इससे क्या होगा, जब उसको इनको ऐसा समझाया जाएगा तो जो कि नकारात्मक जो मनोवृत्ति है, काम ना करने की जो मनोवृत्ति है, उसको वो छोड़ देंगे और काम करना जो है वो शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है कर्मचारी आवागमन में कमी। ये आवागमन का क्या मतलब है? यहाँ पे इनको एम्प्लॉय टर्नओवर हम बोलते हैं। माने अगर आप किसी एक संगठन में कार्य करते हुए संतुष्ट नहीं है, चाहे वो कार्य की परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं है आप, या फिर जो आपको रेम्युनरेशन मिल रहा है, पारिश्रमिक मिल रहा है, उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप दूसरे संगठनों में आप जॉब तलाश करने लग जाएंगे। माने हमारे कर्मचारी, हमने उनको लिया, सिलेक्ट किया, हमने उनको ट्रेनिंग दी, और कुछ टाइम के बाद छोड़ के वो फिर से चले गए, फिर से हम नए कर्मचारी ढूंढते फिरेंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर हम नए ढूंढते फिरेंगे। तो इससे एक तो हमारे जो एक्सपेंसेस है ना, जो खर्चे हमारे हैं उनको ढूंढने के, ट्रेनिंग देने के, वो हमारे बढ़ जाएंगे। दूसरा, कर्मचारी सेट नहीं हो पाएंगे, फेमिलियर नहीं हो पाएंगे यहाँ की सिचुएशन से, और हमारा प्रोडक्शन डेफिनेटली वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने कर्मचारियों को विप्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उन्हें एहसास दिलाएंगे कि यहाँ काम करके वो फायदा उठा सकते हैं, उन्हें पारिश्रमिक भी ज्यादा दिया जाएगा अगर वो अच्छा काम करते हैं, तो उन्हें हटाया भी नहीं जाएगा, जॉब सिक्योरिटी भी दी जाती है, और उन्हें पदोन्नति भी दी जाएगी, तो डेफिनेटली एम्प्लॉई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे संगठन में लंबे समय तक कार्य करते रहेंगे, उनकी लॉयल्टी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारा है संगठन में अनुपस्थिति दर घटाने में सहायक। अब कर्मचारी अनुपस्थित क्यों रहेंगे, इसके पीछे रीजन क्या होता है अनुपस्थित रहने के पीछे? पहला रीजन तो जो मैंने अभी बताया आपको कि वो छुट्टी लेके और किसी और संगठन में कार्य तलाश करते हैं, बार बार जो वो छुट्टी लेते हैं, पहली चीज। दूसरा, जब उन्हें वो मोटिवेटेड नहीं है, माने वो कार्य नहीं करना चाहते हैं, मन से कार्य नहीं करना चाहते हैं, तो कार्य अच्छा नहीं करेंगे। जब कार्य अच्छा नहीं करेंगे तो उनको रेम्युनरेशन भी अच्छा नहीं मिलेगा, और वो कार्य के प्रति जो आकर्षित नहीं होंगे और अनुपस्थित रहने लग जाएंगे। तो अगर हम उन्हें अभिप्रेरित करें, मोटिवेटेड करें,
तो उनको ऑर्गेनाइजेशन से एक लगाव हो जाएगा, एक जुड़ाव हो जाएगा और लगातार ऐसे संगठन में आना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे और इसके साथ साथ जो है वो और किसी संगठन में जॉब ढूंढने भी नहीं जाएंगे और जो हमारी एब्सेंटिज्म रेट है, जो उपस्थिति दर है, वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी, वो हमारी कम हो जाएगी। और लास्ट हमारा है परिवर्तन के विरोध में कमी। हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन हमारे होते रहेंगे, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो चेंजिंग नेचर का है, प्रकृति में परिवर्तन होना स्वाभाविक है और मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, ह्यूमन बीइंग्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो एक पर्टिकुलर जो है जो जोन है उसमें रहना चाहते हैं, उससे बाहरी जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। माने जैसा वो कर रहे हैं उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं ऐसे ही चलता रहे। अगर परिवर्तन होगा तो उन्हें नई चीज सीखनी पड़ेगी, हो सकता है कि वो ना सीख पाए तो उन्हें संगठन से बाहर भी निकाला जा सकता है। इसीलिए वो हर बार होने वाले परिवर्तन को, चाहे वो अच्छे के लिए ही क्यों ना हो रहा है, उस परिवर्तन का विरोध करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो टाइपराइटर का यूज कर रहा है वो कंप्यूटर का यूज करना चाहता है, तो कर्मचारी जो टाइपराइटर में काम कर रहे थे, अच्छे से काम करना आता था, उसका विरोध करेंगे कि भी अब कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, पता नहीं हमें आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आया तो हमें कार्य से निकाल दिया जाएगा। तो वो विरोध करते हैं। वो विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो उनके लिए फायदेमंद है या उनके लिए नुकसानदायक है। अब अगर प्रेरित किया जाता है, कर्मचारियों को मोटिवेट किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि कंप्यूटर का यूज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इस यूज करने से इसका जो फायदा मिलेगा उससे सिर्फ संगठन को ही नहीं बल्कि उन्हें कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा। उन्हें जो है इस तरह से हम सेटिस्फेक्शन देते हैं कि भी उन्हें कहते हैं कि भी आपको हटाया नहीं जाएगा, ट्रेनिंग आपको दी जाएगी अच्छे से, तो वो मोटिवेटेड होते हैं और अच्छा काम में करते हैं। तो ये हमारे इसके दायित्व थे।